टॉपिक की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, यानी तारों का समांतरकरण संयोजन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, प्रतिरोध तारों के समांतरकरण संयोजन की बात हम कर रहे हैं। तो इससे पहले हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन पढ़े थे, तो हमने देखा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो कनेक्शन होता था वो कुछ इस तरीके का होता था जिसमें इलेक्ट्रिक करंट यानी वैद्युत धारा के फ्लो होने के लिए सिंगल पाथ अवेलेबल था। बट हमें पता है क्योंकि रेजिस्टर्स के रेजिस्टेंसेस अलग अलग होंगे, यानी प्रतिरोध तारों के प्रतिरोध अलग अलग होंगे, अतः उनकी जो पोटेंशियल डिफरेंस थे वो भी अलग अलग थे अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रेजिस्टर। यानी प्रतिरोध तारों के सिरों के बीच के जो विभवांतर थे वो अलग अलग आए थे। यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द रेजिस्टर वायर थे वो अलग अलग आए थे, बट द नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया था हमारा V1 V2 एंड V3 के इक्वल होता है। किसमें? इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा कुछ मिला बिकॉज करंट के फ्लो होने के लिए हमारे पास सिंगल पाथ अवेलेबल होता है। इस बात को हमें ध्यान में रख के अब हम आगे की तरफ अगर सॉल्व करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स यानी प्रतिरोध तारों का समांतरकरण संयोजन, तो हमें बस इतनी सी बात याद रखनी थी कि यहाँ पर नेट पोटेंशियल जो है इन अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस के सम के बराबर था। सिमिलरली यहाँ पर अगर देखें तो जो नेट करंट होगी, जो नेट करंट, जैसे हमारे पास 3 रजिस्टर वायर है, 3 रजिस्टर वायर है। कितने रजिस्टर वायर हमारे पास? 3 हैं रजिस्टर वायर R1 R, which have resistances R1 R2 and R3। तीन प्रतिरोध तार हैं जिनके प्रतिरोध कितने हैं? R1 R2 R3 हैं। कितना है? R1 R2 एंड R3 हैं, जो कनेक्टेड है किससे? अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट। मतलब हमारे पास तीन प्रतिरोध तार जिनके प्रतिरोध कितने हैं? R1 R2 व R3 हैं, V विभवांतर से समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं। हमें इतनी सी बात याद रखनी थी कि मैंने यहाँ बोला था कि यहाँ पे जो करंट है उसके पाथ जो है वो सिंगल, अगर उसको मान ले यहाँ A टू अगर B जाना है तो इसी पाथ से करंट जा सकती है। बट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर समांतर क्रम संयोजन की बात करें तो भाई कोई भी इसमें से खराब हो जाए, एक सिंगल पाथ अवेलेबल होगा करंट के जाने के लिए। अगर सारे खराब हो तो नहीं जाएगी करंट, बट इसमें से कोई एक खराब होता है तो हमारा करंट आसानी से दूसरे वायर की मदद से जा सकता है। बट यहाँ पर अगर कहीं गलती से कोई भी एक रजिस्टर वायर खराब हो गया तो करंट आगे पास नहीं होगी। यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन का। और इसमें जो पोटेंशियल है वो अलग अलग है, तो क्या होता है इस तरीके की चीजों से करंट जो जाने हैं वो सब में करंट जो है वो करंट फ्लो तो सेम होता है, बट जो इनको प्रॉपर एक पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए वो नहीं मिल पाता। जैसे हम लोगों ने दीपावली के झालर की बात करें तो हमने देखा था पहले जो झालर, अब तो चाइनीज झालर आ रहे हैं, नहीं तो पहले जो हमने देखा था दीपावली वगैरह में झालर होते थे बचपन के टाइम में, तो छोटे छोटे बल्ब से मिलकर बनते थे और वो एक 50 बल्ब का झालर होता था, 100 बल्ब का झालर होता था। उसमें हम लोग क्या देखते थे कि अगर गलती से हमने एक बल्ब और बढ़ा दिया उस दिवाली वाले झालर में तो हम देखते थे सारे बल्ब क्या होते थे? डीम जलते थे, धीमे जलने लगते थे। क्यों? क्योंकि करंट तो फ्लो हो रही थी बट सबको जितना प्रॉपर पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए था वो नहीं मिल पाता था। जबकि अब जो चाइनीज झालर है वो क्या करते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में देते हैं। मतलब कि तीन तार है, पहले हमारे पास सिर्फ दो तार होते थे, ऐसे सबके सारे बल्ब जुड़े होते थे, ऐसे करके सारे बल्ब। अब जो चाइनीज झालर आते हैं उनमें कितने तार होते हैं? तीन तार होते हैं। तीन तार से मतलब है कि एक सीधे किससे जुड़ा होता है? एक ये जुड़ा है बल्ब से, और एक जो है किससे जुड़े हैं? सारे के सारे, और एक इस तरीके से बल्ब से हमारे जुड़े हैं। मतलब इसमें एक डायरेक्ट करंट होती है। मतलब तीन तार कहने का मतलब ये है कि एक जो हमारा मेन जाता है और एक जो हमारा ये वाला वायर है वो, और बाकी एक जो जिसमें बल्ब जुड़े होते हैं। इस तरीके से बल्ब हमारे हैं जिससे इंडिविजुअली क्या है, कोई भी बल्ब अगर एक खराब हो जाता है तो बाकी बल्ब पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो झालर के सारे झालर जल रही होती है। बट जो पहले के होते थे वो इस तरीके से, अगर एक बल्ब फ्यूज तो सप्लाई रुक जाती थी और आगे की तरफ नहीं। और एक किस तरह का कॉम्बिनेशन? सीरीज। और ये कैसा है? पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब है करंट के फ्लो होने के लिए नंबर ऑफ पाथ अवेलेबल है और वो जो भी सोर्स है वो सीधे के सीधे
पोटेंशियल डिफरेंस से जुड़ा हुआ है, यानी जो भी हमारा बल्ब जलना चाहता है तो वो सीधे के सीधा किससे जुड़ा हुआ है, इस विभवांतर से जुड़ा है। तो हमें इस बात को याद रखना है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी समांतर क्रम संयोजन में जो करंट होगी उसके फ्लो होने के लिए नंबर ऑफ पाथ अवेलेबल यानी एक से ज्यादा मार्ग उपलब्ध है। तो हमने मान लिया कि हमारे पास तीन प्रतिरोध तार R1 R2 R3 जिनके प्रतिरोध हैं वो भी विभवांतर से समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो सिंपल सी बात समझ सकते हैं कि अगर कोई चीज यहाँ पहुंचानी है, मान लीजिए अगर 10 रोटी या 10 बॉल यहाँ से यहाँ भेजना है तो अगर सिंगल ही पाथ अवेलेबल है, ये भले 10 बार में बॉल इसको दे, ये इसको 5 बार में दे, लेकिन क्या है यही इसी रास्ते से बॉल जाना पॉसिबल है। यानी ये चाह के भी इससे नहीं ले सकता सीधे सारे बॉल और ये चाह के भी इससे सीधे सारे बॉल नहीं ले सकता। बट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर हम लोग ध्यान से देखें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या पाते हैं कि ये सारे के सारे इससे जुड़े हैं। मतलब वो अपनी कैपेसिटी से अगर 10 बॉल्स को इधर से इधर भेजना है तो ये आसानी से इससे भाई ले लेगा सीधे 5 बॉल, ये चाहे तो ये ले सकता है 3 बॉल, ये चाहे तो ये इससे ले सकता है 2 बॉल, यानी 10 अगर यहाँ से यहाँ भेजना है तो 10 का 10 चला जाएगा। बट इसमें क्या है एक के बाद एक होता है, इसमें क्या है सीधे सारे के सारे सोर्स से जुड़े हैं। बट क्या है अमाउंट बदल जाएगा, इसमें मजबूरी थी कि 10 बॉल 5 बॉल करके 2 बार में इसने पहुंचाया, इसने आगे करके 2 बार 2 बॉल करके 5 बार में बी तक की पहुंचाया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये बढ़ जाएगा, तुरंत सारे के सारे पोटेंशियल क्या होंगे सेम होंगे। तो करंट यानी जो बॉल ये पोटेंशियल 10 इधर दे रहा है तो इधर 10 करंट अगर यहाँ से पास करना है यहाँ तक की 10 एम्पियर की, तो ये अलग अलग डिवाइड कर लेंगे अपने अपने रेजिस्टेंस के हिसाब से। भाई जिसकी रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध ज्यादा होगा उसमें बहने वाली धारा कम होगी, जिसका प्रतिरोध कम होगा उसमें बहने वाली धारा ज्यादा होगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो तो सेम है, क्योंकि सारे के सारे एंड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है V वोल्ट। यानी जो प्रतिरोध तार है R1 R2 R3 जिनके प्रतिरोध हैं वो सीधे के सीधे विभवांतर से जुड़े हैं। बट हम क्या देख रहे हैं करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी जो बहने वाली धारा है वो विभाजित हो रही है। मतलब कि करंट I1 passes through the R1, करंट I1 passes through the resistance of resistor या बोल सकते हैं resistance R1, I2 is through the R2 and I3 is through the R3। या हम बोल सकते हैं कि I1 R1 प्रतिरोध वाले तार से बहेगी, I2 R2 प्रतिरोध वाले तार से बह रही है, I3 R3 प्रतिरोध तार से बह रही है। लेकिन हमने क्या देखा जो नेट करंट है यानी नेट करंट जो है यानी कुल जो नेट वैल्यू धारा है वो कितनी है I है, जो किसके बराबर है सम ऑफ द I1 I2 एंड I3। जो नेट धारा है वो I1 I2 और I3 के योग के बराबर होगा। तो हम क्या देख रहे हैं देयर इज अ I1 current passes through the resistor of resistance R1, I2 passes through the resistor of resistance R2 and I3 passes through the resistor of resistance R3। It means net current जो I है is equal to the I1 plus I2 plus I3। अब हम आते हैं वापस से किसके नियम पर, ओम के नियम से। हमने पढ़ रखा था ओम का नियम बहुत आसान था कि if physical condition of a conductor like temperature, pressure, length, breadth etc is not changed, then current passes through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of the conductor। हमने क्या पढ़ रखा था कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, चौड़ाई, ताप, दाब इत्यादि परिवर्तित ना करें तो चालक में बहने वाली धारा उसके सिरों पर लगे विभवांतर के अनुपाती होती है। यानी फिजिकल कंडीशन ऑफ अ कंडक्टर लाइक टेम्परेचर, pressure, length, breadth etc is not changed, then current passes through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of the conductor। ये किसका नियम था ओम का। तो V is directly proportional I हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटा के कांस्टेंट हम लोग क्या लगाते हैं R, और R is the resistance of the conductor। हम लोग अनुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटा के एक नियतांक क्या लगाते हैं R लगाते हैं, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यानी हमको पता है कि प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस में वो फैक्टर है जो करंट के अमाउंट को कम या ज्यादा करता है। ठीक, तो ज्यादा तो कभी करता नहीं, हमेशा तो कम ही करता है। ठीक है, तो अब देखिए अगर रेजिस्टेंस 1 हो जाए तो हमेशा जो पोटेंशियल है वो करंट के इक्वल होगा, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ओम का नियम से जो हमारे पास रिजल्ट आया वो ये आया कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द ends of a conductor is equal to the product of the electric current and the resistance of the circuit।
यानी किसी चालक के सिरों पर जो लगने वाला विभवांतर V होगा वो उसमें बहने वाली धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होगी। यानी इस नियम से अगर हम देखें तो क्या देख रहे हैं कि हमें पता है, यहां लिख सकते हैं इफ I1 करंट पास कर रही है, करंट पासेस थ्रू द, किससे पास हो रही है, थ्रू द रजिस्टर ऑफ, रेजिस्टेंस कितना हमारे पास यहाँ पे है, रेजिस्टेंस R1, देन किसके नियम से हम बात करें, देन अकॉर्डिंग टू किसके नियम से हम बात कर रहे हैं, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने रिजल्ट क्या निकाला है कि इफ फिजिकल कंडीशन ऑफ अ कंडक्टर लाइक टेंपरेचर, प्रेशर, लेंथ, ब्रेथ एक्सेट्रा इज नॉट चेंज, देन करंट passes through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of the conductor। यानी यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, चौड़ाई, ताप, दाब इत्यादि परिवर्तित ना करें तो चालक में बहने वाली जो धारा होगी उसके सिरों पर लगे विभवांतर के अनुपाती होगी। उससे हमारा एक रिजल्ट आया था V is equal to IR, जहां हमें पता था कि the potential difference is equal to the product of the electric current and the resistance of the कंडक्टर। इट मींस या कंडक्टर का मतलब क्या है यहाँ पे, ये रजिस्टर वायर, ठीक है। तो यहाँ V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 I2। यानी ओम के नियम से जो रिजल्ट आता है, जो हमारा एक सूत्र आया था वो V इक्वल टू IR आया था, जिससे हमें पता चला कि जो इनके सिरों के बीच का ये जो विभवांतर होगा इस चालक तार में या इस प्रतिरोध तार में बहने वाली धारा तथा इसके विभवांतर के गुणनफल के बराबर होगा। इतनी चीज अगर हमें समझ में आ गई तो हम आगे देखें, बात करें सिमिलरली फॉर द रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंसेस, रेजिस्टेंस कितना होता है, R2 एंड R3, इफ I1 and I2 and I3 current passes, I1 and I2 current passes through, अगर इनके थ्रू, अब हम इसी प्रकार से बात कर सकते हैं, if I1 and I2 current passes through the, sorry, I2 and I3 current passes through the resistance of R2 and R3 या resistor wire of resistance R2 and R3, then क्या हो जाएगा, सिमिलरली हमने भी निकाला था, यहां से अगर हम बात कर लें सिंपल सी बात, तो क्या होगा हमारे पास V is equal to I2 R2 या V is equal to I3 R3। यहां से अगर हम बात कर लें यहां से, तो हमारे पास I1 is equal to क्या आएगा, V upon R1, कितना आएगा, I1 is equal to V upon R1। सिमिलरली अगर हम बात कर लें I1 is equal to V upon R1, सिमिलरली यहां पे अगर हम बात करें तो I2 is equal to V upon R2 एंड I3 is equal to V upon R3। या हम सीधे इसको लिख सकते हैं कि जो करंट होंगे I1 एंड I2 वो V upon R2 एंड V upon R3 के बराबर होंगे। यानी बहने वाली जो धारा किसमें है, R2 और R3 में, वो कितनी है, V upon R2 और V upon R3। ये हमारे पास समीकरण 3 व 4 हो गए। हमारे पास समीकरण 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया। अब हमें अच्छा नहीं लग रहा था कि हमने, बताओ, एक छोटा सा करंट पास करना है हमें और हमने तीन अलग अलग तार लगा रखे हैं। हमने कहा कि इन तीनों तार को हम हटा देंगे जिनके प्रतिरोध कितने हैं, R1 R2 व R3 हैं, और इन तीनों के स्थान पे कोई एक प्रतिरोध तार लाएंगे जिसका प्रतिरोध कितना होगा, R होगा, और उसके सिरों पर V विभवांतर लगाने से उसमें बहने वाली जो धारा होगी वो कितनी होगी, I होगी। यानी in the place of all the three resistors we can use, yeah, in the place of all the three resistors a resistor of resistance R is used, and when a resistor wire of resistance R is connected through the potential difference of V volt, then I current passes through it। It means हमारा काम भी हो जाएगा कि भाई हम इन तीनों तारों के स्थान पे कोई एक तार लगा रहे हैं। In the place of all the three resistor, a resistor of resistance R is used, and उससे कितनी करंट पास हो रही है, I, जितना कि इन तीनों से फ्लो हो रहा था। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे if in the place of all the three
रजिस्टर्स ऑफ रजिस्टर ऑफ कितना रेजिस्टेंस कितनी होगी उसकी R इज यूज्ड एंड व्हेन इट इज और जब इसको व्हेन इट इज कनेक्टेड जब हम इसको कनेक्ट करेंगे किसे कनेक्टेड थ्रू द किससे हम कनेक्ट कर रहे हैं इसको थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हम कनेक्ट करेंगे इसको पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V volt then I current passes through it. हमने इतना लिखा सिर्फ कि अगर in the place of three resistors a resistor of resistance R is used and when it is connected through the potential difference of V volt then I current passes through it हमने इतना ही तो लिखा है कि तीनों प्रतिरोध तारों के स्थान पे एक प्रतिरोध तार लगाएं जिसका प्रतिरोध कितना हो एक हो और सॉरी जिसका प्रतिरोध कितना हो R हो और उसके सिरों पर V विभवांतर लगाने से उसमें बहने वाली धारा कितनी हो I हो तब जो प्रतिरोध तार है हमारा उसके लिए ओम के नियम से या उसके सिरों के बीच विभवांतर यानी if in the place of all the three resistors a resistor of resistance R is used and it is connected through the potential difference of V volt then I current passes through it then according to Ohm's law then किसके नियम से हम बात करेंगे then according to Ohm's ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा V is equal to IR क्योंकि हमें रिजल्ट क्या मिला था कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द potential difference across the ends of the conductor is equal to the product of current and resistance यानी कि चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर होगा चालक में बहने वाली धारा तथा उसके सिरों पर लगे विभवांतर के गुणनफल के बराबर होगा यानी ये हमारे पास आ गया V is equal to IR अब हम बात करें कि from equation 2 3 4 and 5 equation 1 becomes अगर हम बात करें किसकी हम बात कर रहे हैं समीकरण 2 3 4 व 5 से समीकरण 1 तो I की जगह हम पुट कर सकते हैं कितना I की जगह अगर हमारे पास देखें तो V upon R बिकॉज अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो देखें तो V is equal to IR है तो I is equal to कितना होगा V upon R इसको समीकरण 5 मान लें कोई दिक्कत नहीं है हम I की जगह यूज करेंगे V upon R I1 की जगह V upon R1 I2 की जगह V upon R2 I3 की जगह V upon R3 V हमने इधर किनारे करा तो हमने देखा 1 upon R यहाँ V कॉमन ले लिया यानी 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 V से भी कट जाएगा यानी हमें पता चलेगा 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 इट मींस अगर हम देखें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के लिए जो फार्मूला आया है वो 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 आया है इस हिसाब से अगर हम देखें तो समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध का ये जो व्युत्क्रम है वो सभी प्रतिरोध तारों के प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है बहुत आसान से डेफिनेशन है कि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध की नेट जो रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो होगा वो सभी प्रतिरोध तारों के प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होगा यानी बहुत आसान से डेफिनेशन है द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज इक्वल टू द sum of the reciprocal of the resistances of the all the resistors which are connected in parallel combination in parallel combination the reciprocal of the net or equivalent resistance is equal to the sum of the reciprocal of the resistances of all the resistors wire which are connected in parallel combination हम वापस से इसको फिर देखें तो बहुत आसान सी चीज है हमारे पास कि हमने क्या कहा कि माना कोई तीन प्रतिरोध तार थे जिनके प्रतिरोध R1 R2 R3 थे V विभवांतर से समांतर के संयोजन में जुड़े हुए हैं सपोज थ्री रेजिस्टर वायर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस R1 R2 and R3 are connected in
parallel combination across the potential difference of V volt. Then I current passes through the circuit. और हम देख रहे हैं यहाँ से बहने वाली धारा कितनी है, I है, बट I आगे जाके हमने कहा एक पाइप है भाई, अलग से अलग जोड़े हो तो अलग की बात। इस पाइप से अगर तीन अलग पाइप निकाल दोगे तो उसमें बहने वाला जो पानी होगा वो अलग अलग होगा। सिमिलरली जब करंट तीन अलग अलग वायर से जुड़े हुए हैं तो सब में कुछ ना कुछ ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट बढ़ जाएगा। बट नेट करंट कितनी है हमारे पास, I, सो नेट करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये इक्वेशन हमारा एक हो जाएगा। हम अगर बात करें ओम के नियम से तो प्रतिरोध जो सिंपल सी बात है, R1 जो है और इसमें बहने वाली धारा कितनी है, I1 है, तो इसके सिरों के बीच जो विभवांतर होगा यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रेजिस्टर वायर ऑफ रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू द I, सिंपल सी बात है, V is equal to I1 R1। यानी सिंपल सी बात हमने क्या बोली, if I1 current passes through the resistor wire of resistance R1 then according to Ohm's law V is equal to I1 R1। it means जो इलेक्ट्रिक करंट I1 होगी वो V upon R1 के इक्वल होगी, जो हमारा इक्वेशन 2 है। अगर इसी प्रकार से साफ साफ दिख रहा है जैसा इसमें घटना है ऐसे इसमें भी similarly for the resistor of resistances R2 and R3 if I2 and I3 current passes through it। इसी प्रकार से दो प्रतिरोध तार जिनके प्रतिरोध कितने हैं R2 और R3, जिनमें बहने वाली धारा का मान कितना है I2 और I3 है, तब I2 is equal to V upon R2, I3 is equal to V upon R3। ये समीकरण 3 हो जाएगा, ये समीकरण 4। अब हम बात कर लें, क्या बात करना है हमें, सिर्फ इतनी सी बात करनी है कि भाई हम ये तीन तार से क्यों काम करवा रहे हैं। कोई एक तार ले ले जिसका प्रतिरोध R हो और उसके सिरों पर V विभवांतर लगाने से उसमें बहने वाली धारा कितनी हो, I हो, तब ओम के नियम से यानी इन द प्लेस ऑफ थ्री रेजिस्टर्स a resistor of resistance R is used and when it is connected through the potential difference of V volt then I current passes through the resistor, then according to Ohm's law ओम के नियम से V is equal to IR, it means I is equal to V upon R। ये इक्वेशन 5 हो जाएगा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो समीकरण 2 3 4 और 5 से समीकरण लिखें फ्रॉम इक्वेशन 2 3 4 and 5 equation 1 becomes, तो I की जगह V upon R, I2 की जगह V upon R2, I3 की जगह V upon R3, I की जगह V upon R, I1 की जगह V upon R1, I2 की जगह V upon R2, I3 की जगह V upon R3। V कॉमन ले लिया 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, it means 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, it means ये हमारा समांतर क्रम संयोजन का सूत्र आ गया। इसके हिसाब से अगर कोई पूछे समांतर क्रम संयोजन की परिभाषा क्या होगी तो बहुत आसान है, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का ये व्युत्क्रम है सभी प्रतिरोध तारों के प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। यानी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द reciprocal of the equivalent resistance is equal to the sum of the reciprocal of the resistances of the all the resistors wire which are connected in parallel combination। ये हमारा समांतर क्रम संयोजन के लिए